वित्त मंत्री ने कहा, भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मानदंड कर रहा स्थापित, भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने में है सक्षम। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा, 12 नवंबर को मतदान, 8 दिसंबर को होगी मतगणना। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के डीए में की 5% की वृद्धि, बढ़ी हुई दरें अक्टूबर माह से होंगी प्रभावी। और छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार जारी, रायगढ़ के खनिज विभाग के कार्यालय में ईडी की टीम पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत डिजिटल क्षेत्र में वैश्विक मानदंड स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश को विश्वास है कि वह भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना करने में सक्षम है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की संभावनाओं पर वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया के सभी देश भारत की उपलब्धियों को मान रहे हैं, जो इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में हर लिहाज से मजबूत रहेगी। वॉशिंगटन में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में तकनीक, वित्त और शासन व्यापक प्रभाव विषय पर आयोजन में वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्षों के घटनाक्रम के बाद आए विश्वास के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है और संभावित वैश्विक मंदी में भी भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़त जारी रहेगी। It's not talking of just the payment where UPI, which is today acceptable in Singapore, UAE and many other countries. We are not talking of just RuPay cards, we are not talking of credit cards, we are not talking of checkbook, we are talking of QR codes, which an Android phone, not a smartphone, no Apples, even anything else, can just go do the business using a QR code, not just in India, but in countries with whom we've already agreed. The National Payment Corporation of India has already had agreements signed in France. So the apps that are under this larger umbrella of NPCI are all available there, Beam, any other payment portal, and these are not charged. These are public goods that we have created. वित्त मंत्री ने कहा कि 2014 में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था का डिजिटीकरण शुरू करने के बाद लोगों में जो आशंकाएं थीं, उसे डिजिटल तकनीक की मदद से दूर कर दिया गया। मोदी सरकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में तकनीक के उपयोग से सुशासन का लक्ष्य हासिल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को मतदान होगा। हिमाचल में होने वाले चुनाव कार्यक्रम की आज घोषणा कर दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। श्री कुमार ने बताया कि चुनाव के लिए 17 से 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं। 29 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश के 68 सीटों के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने दीपावली के पहले प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को 5% डीए वृद्धि की सौगात दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने आज डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। डीए की बढ़ी हुई दर चालू अक्टूबर माह से ही प्रभावी होगी। बढ़ी हुई महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर से नगद भुगतान किया जाएगा। डीए में 5% की वृद्धि के बाद प्रदेश में 7वें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का ये आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों से ईडी की कार्रवाई जारी है। ईडी ने गुरुवार को आरक्षक अमित दुबे के भिलाई स्थित घर पर दबिश दी। आरक्षक को पूछताछ के लिए रायपुर लाया गया, बाद में उसे देर रात छोड़ दिया गया। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से ईडी कलेक्टर से लेकर बिजनेसमैन के घर और दफ्तरों में छापामार कार्रवाई कर रहा है। इस बीच रायगढ़ जिले में भी ईडी ने छापामार कार्रवाई की।
जिला कलेक्ट्रेट स्थित खनिज विभाग के कार्यालय में ईडी ने अपनी टीम के साथ दबिश दी। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से अधिक ईडी अधिकारियों की टीम यहां कागजातों की जांच में जुटी हुई है। ईडी की टीम को कोयला परिवहन और डीएमएफ में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आज कलेक्ट्रेट स्थित खनिज विभाग कार्यालय में जांच की जा रही है। यहां भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। वहीं जिले की कलेक्टर रानू साहू भी रायगढ़ पहुंच गई हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, बाकी समाचार इस संदेश के बाद। चेक जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए, यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बुड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। राज्यपाल अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण बोर्ड के राज्य प्रबंधन समिति की 14वीं बैठक हुई। बैठक में समिति द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के पेंशनर को प्रतिमाह दी जाने वाली चिकित्सा सहायता राशि 7,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है, उन्हें दी जा रही आर्थिक सहायता को 30,000 से 50,000 रुपए दिए जाने के प्रस्ताव के स्थान पर 1 लाख रुपए देने का निर्णय लिया गया। भूतपूर्व सैनिक जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है, उनको दिए जाने वाली सम्मान राशि में बढ़ोतरी की गई है। इसी प्रकार उनको औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रदाय आर्थिक सहायता राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए किया गया। भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार हेतु दी जाने वाली एकमुश्त 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता के लिए निर्धारित मासिक आय सीमा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई। भूतपूर्व सैनिकों के शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी को स्वीकृति दी गई। राज्यपाल ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड के 2 वर्षों में हम सभी के साथ साथ भूतपूर्व सैनिक परिवार को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सैनिक कल्याण बोर्ड की आय भी प्रभावित हुई। राज्यपाल ने सैनिकों के कल्याण के लिए चर्चा परिचर्चाओं में भूतपूर्व सैनिक परिवार के सदस्यों से भी बात करने और सुझाव लेने को कहा, ताकि उनकी समस्याओं के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोरिया जिले में बैकुंठपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर गेज बांध राक्या के करीब आज सुबह 5:28 पर 4.8 रिक्टर तीव्रता के भूकंप के झटके पड़े हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने भी इसकी पुष्टि की है। इसका केंद्र अंबिकापुर से 65 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। लगभग 1 महीने पहले भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। जानकारी के अनुसार ये भूकंप सतह से 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था, जिसकी भौगोलिक स्थिति 23.33 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 82.58 डिग्री पूर्वी देशांतर थी। वहीं कटगोड़ी राक्या क्षेत्र में भूकंप के झटके से किसान के घर का छप्पर गिरने की जानकारी मिली है। ग्रामीणों को लगा कि माइंस में ब्लास्टिंग से घर का छप्पर गिरा होगा। लोगों ने सुबह माइंस का घेराव भी कर दिया। मुंगेली जिले के लोरमी तहसील में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को योजना के बारे में जानकारी दी गई और लोन लेने की प्रक्रिया समझाई गई। जिला पंचायत सदस्य मुंगेली शीलू साहू ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने अनेक योजनाएं चला रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन उन्हीं में से एक है। जितनी भी उद्योग से रिलेटेड अगर किसी को लोन की ज़रूरत पड़ती है, उद्योग वो कैसे खड़ा कर सकते हैं, उनकी तमाम जागरूकता से संबंधित आज एक शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी भी हैं और बैंक के भी अधिकारी यहाँ पर हम सबके साथ हैं और जितने युवा साथी भाई बहन भी हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये युवा साथी, हमारी ये युवा पीढ़ी
खुद तो रोज़गार करे और साथ में बाकियों को भी रोज़गार देने योग्य हो जाए। यही आदरणीय मोदी जी का भी प्रोजेक्ट सपना है और मोदी जी ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के तहत जो मेक इन इंडिया और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कार्यक्रम आयोजित कराया है, योजना चलाई है, वो योजना पूरे युवा भाई बहन तक पहुँचे, इसी के लिए आज ये जागरूकता शिविर लगाया गया है। युवाओं ने भी इस कार्यक्रम को जानकारी परक बताया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में स्वरोजगार के बारे में काफी उपयोगी जानकारी दी गई। ITI में जिला स्तरीय जागरूकता शिविर लगाया गया है, जिसके द्वारा लोन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। इससे हम लोग अपने आगे, जैसे कि यहाँ से निकलेंगे तो अपनी जो लक्ष्य है उसे ना लोन के द्वारा स्थापित कर सकते हैं। बहुत अच्छी योजना है। इसके द्वारा हम औरों को भी अपना रोजगार प्रदान कर सकते हैं और स्वरोजगार के तहत अपना खुद का व्यवसाय करने के साथ साथ दूसरों को भी फायदा उठा सकते हैं। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के तहत लोन की राशि पर 35% अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार गौठानों के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने अनेक कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत कुछ नवाचार भी किया जा रहा है। इन्हीं नवाचारों में से एक है गोबर से बने हुए पेंट। ये पेंट पारंपरिक रूप से बेहद उपयोगी होने के साथ ही इको फ्रेंडली भी हैं। रायपुर के जरवाए के गौठान में गोवर्धन स्व सहायता समूह की महिलाएं गोबर से प्राकृतिक पेंट बना रही हैं। स्थानीय बाजार में ये पेंट उपलब्ध है। इसके अलावा अब राज्य के अन्य हिस्सों से भी इस पेंट की मांग आने लगी है। समूह के अध्यक्ष धनेश्वरी रात्रे ने बताया कि समूह की 22 महिलाओं ने बीते अप्रैल माह से इस प्राकृतिक पेंट को बनाने का काम शुरू किया है। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया गया है। धनेश्वरी रात्रे ने बताया कि उनके पेंट का उपयोग सरकारी भवनों, स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों में किया जा रहा है। है और पशु चिकित्सालय है, नगर निगम है, स्कूल है, वहाँ पे इसी पेंट का रंग रोहन हो रहा है। यहाँ से SLRM जरवाए केंद्र के निदेशक रामेश्वर शर्मा ने बताया कि गोबर से बने पेंट पूरी तरह से जीवाणुरोधी होते हैं, साथ ही इनका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं होता। माउथ टू माउथ इसका प्रचार हो रहा है और ये एक बहुत ही अच्छा पेंट है और इसमें कोई केमिकल, कोई हैवी केमिकल नहीं है, एंटीबैक्टीरियल है और इसकी धीरे धीरे अवेयरनेस हो रहा है, धीरे धीरे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और ये खादी इंडिया का प्राकृतिक पेंट है, तो खादी इंडिया इसको टेस्ट करा चुकी है, तो 3 साल तक की तो इसकी वारंटी है। और भारत सरकार की टेक्नोलॉजी है, खादी इंडिया की टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर हुई है, उस टेक्नोलॉजी से हम ये पेंट बना रहे हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। गौरतलब है कि बाजार में केमिकल युक्त पेंट की कीमत 350 रुपये प्रति लीटर से शुरू होती है, पर गोबर से निर्मित प्राकृतिक पेंट की कीमत 150 रुपये से शुरू है। लिहाजा बाजार में अब इनकी एक अलग पहचान भी बन रही है। प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर अब भी जारी है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के दौरान बने सिस्टम के कारण प्रदेश में बारिश हो रही है। बीती रात और आज सुबह अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा का कहना है कि सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में मानसून का आगमन 10 जून को होता है, वहीं विदाई 11 अक्टूबर तक। रायपुर में मानसून की विदाई की सामान्य तिथि 9 अक्टूबर मानी जाती है, लेकिन पिछले 10 सालों में ऐसा केवल 2 बार देखा गया है। इस बार भी मानसून के लंबा खिंचने की संभावना बन रही है। रायपुर सहित कई जिलों में कल मध्यम स्तर की बरसात दर्ज हुई है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होने के साथ साथ तापमान में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। सुबह शाम बदली के साथ दोपहर में तेज धूप हो रही है। इस तरह एक ही दिन में 5-6 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव तापमान में देखने को मिल रहा है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि अक्टूबर महीने में जो बादल बनते हैं उनके साथ खतरे कुछ अधिक हैं। इनमें बिजली गिरने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे काम कर रहे लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। बरसात के साथ बवंडर उठता है, इससे कच्चे मकानों, फसलों और पेड़ों को नुकसान पहुंचता है। छत्तीसगढ़ में इसी महीने से धान की कटाई शुरू होती है। पानी बरसने से फसल गीली हो जाती है और उसमें अंकुरण होने लगता है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के मुताबिक 1 जून से अब तक राज्य में 1297 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के बीजापुर जिले में सर्वाधिक 2434.2 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।